हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? बच्चों अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व फिजिक्स, जो कि बच्चों अपने आप में एक शानदार सब्जेक्ट है। पर डे इसका हम इंतजार करते हैं पढ़ाने के लिए और आप सभी भी इंतजार करते हैं शानदार तरीके से पढ़ने के लिए। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में मैं आपको सिखा रहा था एम्पियर सर का जो सर्किटल लॉ है, अर्थात एम्पियर का परिपथीय नियम, अपने आप में बहुत खूबसूरत है और उसके एप्लीकेशंस अर्थात उसके अनुप्रयोग भी आप लोगों को बताए जा रहे हैं, जिसमें मैंने पहला उनका अनुप्रयोग यह बताया कि एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से किसी लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर या उसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में आपने उसे बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। प्यारे बच्चों, आज उसी क्रम में एम्पियर के परिपथीय नियम का ही एक दूसरा अनुप्रयोग आपको बताने वाला हूं, टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। टोराइड क्या है पहले उसे बताऊंगा और फिर उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कहां पर उत्पन्न होता है तो उन विधियों को भी हम सीखेंगे। क्वेश्चन 5 अंक का आता है। हालांकि सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना जो है वो बायो-सेवर्ट नियम और उसके अनुप्रयोगों से है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, बायो-सेवर्ट के नियम तथा अनुप्रयोगों को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो लेक्चर्स इसके पहले के, जैसे आज है 9 नंबर लेक्चर, इसके पहले 7, 6, 5, 4, 3 में हमने बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से उनके अनुप्रयोगों की विस्तृत व्याख्या की है। दोस्त जा करके जरूर देख लेना। प्यारे बच्चों, वक्त हो चुका है अब आप सभी के स्वागत करने का। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे मित्रों का, मेरे छोटे भाई बहनों का, मेरे छापू सुल्तानों का, मेरे वे टॉपर्स का जो बच्चों 2026 बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले हैं। 2026 बोर्ड परीक्षा वास्तव में मैं बच्चों बता दूं आपके लिए नंबर 1 रैंक हासिल करने वाला एक बेहद खूबसूरत साल होने वाला है। बस आप सभी को मेहनत व लगन से अभी से काम करना है, ठीक है जी। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी का आगाज हो चुका है ना। स्वागत है सभी का, तहे दिल से स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चले बच्चों, क्लियर। आपकी क्लासेस बच्चों मॉर्निंग में कुछ क्लासेस नहीं हो पाई, उसका रीजन था वाईफाई कनेक्शन जो था पूरे शहर के इस हिस्से में, पटना शहर से आपकी क्लासेस कंटिन्यू की जाती हैं और इस हिस्से में बच्चों वाईफाई कनेक्शन जो था वो फेल्ड बता रहा था, अर्थात वाईफाई वायर कहीं से टूटा हुआ था, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। ठीक है, समझ गए। सर लोगों ने मोबाइल से कनेक्ट करा करके उसे मोबाइल से कनेक्ट करा करके मतलब क्लास को लेने की भी कोशिश की, तो क्लासेस उतने अच्छे से नहीं चल पाई, इस वजह से क्लास नहीं हुई थी। चले बच्चों, आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है, अच्छी जाने वाली है। इसके लिए मैं आप सभी बच्चों से कहता हूं, सबसे पहले आप लोग अपने दोनों हाथ आगे कर लीजिए दोनों हाथ आगे कर लीजिए, फिर हम क्लास की शुरुआत करें। कल मैंने एक डेरिवेशन बताया था, क्या आप सभी ने वो डेरिवेशन को रिवाइज किया था? अगर डेरिवेशन को रिवाइज नहीं किया था तो कृपया अपने आप दोनों हाथ आगे कर लीजिए, मैं आप सभी को पुरस्कार देना चाहता हूं। बच्चों कल मैंने कहा था, है ना, कल मैंने कहा था भाई रिवीजन जरूर कर लेना, और बहुत सारे बच्चों ने रिवीजन किया भी होगा और वहीं पर बहुत सारे बच्चों ने इस बात को इग्नोर कर दिया होगा। मैंने कहा था कि अगर कोई लंबी धारावाही परिनालिका है, अगर कोई लंबी धारावाही परिनालिका है अर्थात जिसपे ढेर सारे फेरे लपेटे हुए हैं इस प्रकार से, है ना, इस परिनालिका के अक्ष पर या कह लो भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। बहुत शानदार तरीके से डेरिवेशन बताया गया था और बहुत ही खूबसूरत था। मतलब समझ लो, खूबसूरती का मतलब समझ लो ना, समझ में आ गया था गुरुजी, बहुत परेशानी हम लोगों को नहीं हुई थी। कहने का अर्थ ये है बच्चों, यहां पर एक बैटरी जुड़ी हुई है, यहां पर एक बैटरी है प्लस माइनस, और इससे आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहां पर प्यारे साथियों मैंने आप सभी से कहा था इसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताइए, इसके अक्ष पर, इसके भीतर, है ना, इसके भीतर अक्ष पर। यह बहुत लंबी परिनालिका है। लंबी परिनालिका उसे कहेंगे बच्चों जो कि व्यास की तुलना में अनंत लंबाई की भी परिनालिका बोला जाता है। अगर प्रश्न में आएगा या तो अनंत लंबाई की परिनालिका बोला जाएगा, या लंबी परिनालिका बोला जाएगा, या केवल परिनालिका बोला जाएगा, तब भी आप इसे डेरिवेशन को वही करेंगे जो कि कल मैंने सिखाया था। आज थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद टोरॉइड के कारण चलते हैं। तो ये है बच्चों आपकी परिनालिका। क्या है परिनालिका? जिसे आप प्यार से दिल से इसका नाम इंग्लिश में बोलते हो सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। और इस सोलेनॉइड के अक्ष पर कहीं पर भी अगर चुंबकीय क्षेत्र इसके भीतर बताना है, मैंने कहा था बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता नहीं है, यहां पर B = 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो यहां पर नहीं होती है, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, भीतर ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था भैया। यहां पर धारा अंदर की ओर है तो धारा की दिशा को क्रॉस पॉइंट से दिखाया गया था, यहां पर धारा की दिशा बाहर की ओर है तो धारा की दिशा को डॉट पॉइंट से दिखाया गया था। ये कल की कहानी है, ठीक है, ये कल की कहानी है सर आप बाल बहुत दिन से नहीं कटवाए हैं, सैलून वाले स्ट्राइक पर हैं बिल्कुल, है ना।
हाँ चलो अच्छा बच्चों ध्यान देंगे। तो इसमें बहुत सारे फेरे लपेटे गए हैं। इस लंबी प्रणालिका क्या होती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे तो जानेंगे इस आपकी समझावन देव वाली जो छड़ है इससे जानेंगे। ये देख सकते हो बच्चों, खोखली एक पाइप है और इसमें एन फेरे लपेट दिया जाए। कैसे? जम 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 जम, है ना, आ गया ना जम 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 वाली बात। तो ये जम 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 करके ढेर सारे फेरे लपेट दिए जाएं तो बच्चों ये जो है यही चीज प्रणालिका बन जाएगी, सोलेनॉइड बन जाएगी। बस उसमें पृथक पृथक फेरे लपेट दिए जाएं, अर्थात अलग अलग करके, एक में एक टच नहीं करना है। तो कुल फेरों की संख्या बच्चों जो है, जो कुल फेरों की संख्या इस पूरी जो इसकी लंबाई है वो, इसमें कुल फेरों की संख्या जो है वो बच्चों कैपिटल एन है। इस पूरे सोलेनॉइड की जो लंबाई है वो स्मॉल एल है। ठीक है, स्मॉल एल है मान लिए। पूरे सोलेनॉइड की जो लंबाई है वो स्मॉल एल है। मैंने कहा था इसमें कहीं भी आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चाहे एल लंबाई के आयताकार के लिए हो या एक छोटी सी डीएल लंबाई हम लोग ले लेते हैं, एक छोटा सा खंड ले लेते हैं डीएल। अरे बोलो ना यार दोस्त, तुम लोग पता नहीं हम दोस्त मानते फिर भी तुम लोग नहीं बता पाते हो। एक छोटा सा खंड ले लेते हैं, वो एल लंबाई का लो, और लेकिन इसमें एक छोटा सा खंड का मतलब डीएल वेक्टर ले लेते हैं। डीएल वेक्टर ये है, ये नाम हो गया ए, ये बी, और इसी से जाने वाले एक आयताकार किसकी कल्पना करते हैं हम? एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। सर क्या ये रट गया? सर क्या हमने ये रट लिया है? नहीं बच्चों, कल मैंने इसको विस्तृत बताया था, आज मेरे पास समय नहीं है इतना। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने के लिए हमें भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, कहीं पर भी निकालना हो तो हमने एक छोटा सा डीएल वेक्टर लिया था, यहां पर डीएल वेक्टर। लेकिन अब वो कैसे ज्ञात होगा जब तक हम की कोई बंद पास या बंद लूप नहीं बनाएंगे। तो इसी बिंदु से गुजरने वाले एक आयताकार लूप की हमने कल्पना कर ली थी और एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से फिर गणना करना शुरू किया था। तो इसमें 4 स्थितियों में लगातार देख रहे हैं कि दिशाओं में परिवर्तन हो रहा है। जैसे एक खंड ये हुआ, एक खंड ये हुआ, एक खंड ये हुआ, एक खंड ये हुआ। आयताकार ए बी सी डी, ये एम्पियर के परिपथीय लूप, परिपथीय नियम की लिए लगाने के लिए हम एक एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। विस्तृत रूप से समझाया था। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम लोग जब समाकलन ए से ए, मतलब पूरे बंद लूप, ए से शुरू करिए और पूरे बंद लूप में क्या लगाइए? एम्पियर का परिपथीय नियम बी डॉट डीएल। ठीक है, बी डॉट डीएल बराबर बच्चों म्यू नॉट क्या होता है? आई नॉट होता है। प्रवाहित कुल धारा, इसमें प्रवाहित धारा आई है भले बच्चों, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब कुछ बच्चे कहते हैं इसमें एकांक लंबाई सर क्या है? पूरी लंबाई स्मॉल एल है, पूरे लंबाई में फेरों की कुल संख्या कैपिटल एन है। लेकिन मैं कह रहा हूं जितनी भी लंबाई हो, जैसे बच्चों ये जितनी भी लंबाई है, मान लो ये 100 मीटर का है तो इसकी एकांक लंबाई 1 मीटर मानी जाएगी। अगर ये 100 मीटर लंबा है तो इसकी एकांक लंबाई 1 मीटर मानी जाएगी। और उस एकांक लंबाई में फेरों की कुल संख्या जो होगी, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मैंने माना था स्मॉल एन है। ठीक है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी मानी थी? स्मॉल एन है। एकांक लंबाई में फेरे, एकांक लंबाई में फेरे हमने स्मॉल एन माने थे, है ना। तो इस आधार पर गणना करना शुरू किया था, बहुत अच्छे से सभी खंडों में निकाला था तो सब जीरो हो गए थे। केवल ये टर्म ए से बी वाला था, ए से बी वाले टर्म में बी डीएल कॉस थीटा जब हमने निकाला भाई ये तो हो गया। लेकिन जो समाकलन ए से ए बंद पृष्ठ के लिए था, बी डॉट डीएल बराबर, चारों खंड में जाते हैं समाकलन ए से बी, बी डीएल, फिर प्लस में समाकलन ए से बी हो गया, बी से सी, बी डीएल, फिर बच्चों समाकलन हो गया, फिर समाकलन बी से सी हो गया, सी से डी, अर्थात सी से डी इस खंड में, बी से डीएल, फिर बच्चों समाकलन प्लस में समाकलन सी से डी हो गया, डी से ए, बी डीएल, डी से ए। तो डी से ए भी बच्चों लंबवत होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यहां पर भी 0 मान प्राप्त होता है। बी डीएल सी से डी, सी से डी मैंने कहा था इस प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 ही होता है तो यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, अर्थात यहां भी 0। सी से बी मतलब बी से सी, बी से सी मतलब बी से सी, ये तो डीएल वेक्टर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र तो बच्चों यहां पर इसी दिशा में है, निकाले थे, बताए थे। धारा की दिशा में अंगूठा रखोगे, धारा की दिशा बाहर की ओर है, आपकी ओर ऊपर, और उंगलियों को घुमाओ, इस चुंबकीय क्षेत्र इस जगह पे निकालना है ना चुंबकीय क्षेत्र, तो उंगलियां किधर घूम रही है? इस ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो यहां पर यही है। इस जगह पे डीएल वेक्टर तो इस जगह पर है, लेकिन बी से सी में डीएल वेक्टर किधर है? बी से सी में डीएल वेक्टर बच्चों ये है। तो बी से सी में चुंबकीय क्षेत्र बी और डीएल के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहां पर भी 0। ऐसे ही बच्चों सी से डी में भी यही 90 डिग्री का कोण बना था तो 0। तो ये टोटल टर्म में 0 हो जाते हैं, केवल ए से बी, बी डीएल ये मिलता है। अच्छा, इसकी वैल्यू तो ये है म्यू नॉट आई नॉट, अर्थात म्यू नॉट आई नॉट बराबर में इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? ए से बी में, ए से बी में तो बी तो भाई वैल्यू चुंबकीय क्षेत्र ये तो निकालना ही है ना, बी का मान तो निकालना है इसके अक्ष पर, इनटू का
अच्छा, यहां पर आई नेट कुल धारा बतानी है, अभी चलो देख लेते हैं। ये डीएल, डीएल मतलब परिनालिका की कुल लंबाई, जो कि एल लंबाई के लिए निकाल रहे हैं, तो एल से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहां बच्चों आई नेट जो कुल धारा, आई नॉट जो ये लिखा हुआ है मतलब कुल धारा, यहां पर कुल धारा कितनी होगी, यहां आई नॉट बराबर क्या होगा बच्चों, एक फेरे में धारा आई है, एक फेरे से धारा आई है, एकांक लंबाई में फेरों की धारा कितनी हो जाएगी, एन आई। एकांक लंबाई में कुल धारा कितनी हो जाएगी, एकांक लंबाई में कुल धारा, तो एकांक लंबाई में जितने फेरे एन और उसमें धारा की गुणा। लेकिन टोटल कुल धारा कितनी, तो एल लंबाई कुल है, कुल एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन है, लंबाई कुल एल है, तो एन आई एल होगा, एन आई एल होगा। तो बच्चों अगर आई नॉट की जगह ये वैल्यू रखी जाएगी तो म्यू नॉट इंटू का एन आई एल बराबर में बी एल, तो एल से एल बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी बराबर आएगा म्यू नॉट इंटू एन आई, म्यू नॉट इंटू एन आई। यही डेरिवेशन बच्चों कल आपको बताया गया था, यही डेरिवेशन कल आपको बताया गया था, पता है बच्चों। सर आप हम लोगों को क्यों बोलते हैं, घर में इतना इज्जत कभी नहीं मिलता है हम लोगों को आप। अच्छा, आप शब्द का बच्चों अपने से छोटों के लिए भी इस्तेमाल आप हमेशा करिए, जिंदगी में हमेशा करना है बच्चों। सर आप बाल कटवाइए, अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा बताइए बच्चों, ये चीज समझ में आई। मैं मानता हूं कुछ बच्चे यहां पर कह रहे होंगे कि सर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। ये वे बच्चे हैं जिन्होंने या तो कल एकदम पढ़ाई नहीं की थी, कल के लेक्चर में हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए थे। बच्चों ये एक रिवीजन क्लास थी, अभी तक जो 10 मिनट में बात कर रहा था ये आपकी रिवीजन क्लास थी। बस ये मैं ओवरऑल आपके दिमाग में बिठाना चाहता था कि कितनी जल्दी से आपको कॉन्सेप्ट यहां पर बस समझना है। और इसी स्टेप से देखो कितना छोटा डेरिवेशन है, डेरिवेशन कतई बड़ा नहीं है। इन चीजों को स्टेप को समझ लेना है कि ये तीनों टर्म्स में जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान है, टोटल बीडीएल बीडीएल बीडीएल, ये जीरो हो जाते हैं केवल ए बी में। और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैंने दिशा से संबंधित बातों को बता करके समझाया था कि यहां पर क्यों, यहां पर क्यों, क्योंकि यहां चुंबकीय क्षेत्र जीरो तो मान जीरो, यहां पी और डीएल के बीच 90 डिग्री का कोण, तो जो बीडीएल कॉस थीटा होता है कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ये भी जीरो। यहां पे भी वैसा होता है, सी से बी से सी वाले में, बी से सी वाले में भी यहां पे भी कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो ये भी जीरो हो जाता है। यहां तो बी बराबर ही जीरो होता है भाई, सी से डी में, सी से डी इस वाले टर्म में तो बी बराबर ही जीरो है, क्योंकि बाहर परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र होता ही नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं होती ही नहीं है, तो इस वजह से बच्चों क्या होता है, ये भी जीरो। तो इस तरह के टर्म्स में मैंने सिखा दिया था कि इन तीनों टर्म में जीरो, और ये बच्चों इसकी वैल्यू बीडीएल, तो डीएल मतलब टोटल लंबाई बीएल हो गया। दिक्कत यहां पर आती है कि इसकी वैल्यू एम्पियर के परिपथीय नियम में म्यू नॉट आई नॉट है। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, इस परिनालिका में प्रवाहित कुल धारा का मान क्या होगा। तो बच्चों धारा तो आई है, ठीक है, यहां आई धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये कितनी लंबाई में प्रवाहित हो रही है, कितने फेरों में प्रवाहित हो रही है, तो फेरे 7 नहीं है यहां पर फेरे कितने हैं टोटल, कैपिटल एन है। तो कैपिटल एन को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि बच्चों हम छोटे छोटे खंड में भी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना चाहते हैं, इसलिए पहले एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी, स्मॉल एन, तो एकांक लंबाई में प्रवाहित कुल धारा कितनी, एन आई, आई से गुणा करेंगे, एन से गुणा करेंगे, तो एक भैया एक फेरे से प्रवाहित धारा कितनी आई है, एक फेरे में प्रवाहित धारा आई, तो स्मॉल एन फेरों से प्रवाहित धारा एन आई, लेकिन एन तो एकांक लंबाई में फेरे हुए ना, टोटल लंबाई में फेरे, तो टोटल लंबाई से गुणा एल, तो एन आई एल, अर्थात आई नॉट का कुल मान एन आई एल होगा, ये इस प्रकार से। ठीक है, कुल मिलाकर के बच्चों हम ये कह सकते हैं जो कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है, कुल फेरों की संख्या जो कैपिटल एन है, कैपिटल एन ये किसके बराबर है, ये बराबर है बच्चा पार्टी एन एल के, एन एल के, क्योंकि बच्चों एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन, तो टोटल एल लंबाई में फेरों की संख्या एल से गुणा कर दीजिए एन एल, और इसी एन एल को मैंने एक नाम और दे दिया कैपिटल एन का। अगर यहीं से आप स्मॉल एन की वैल्यू निकालो, स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपान में एल मिल जाएगा, यही वैल्यू यहां पर फिर रख सकते हो, तो आपको बी बराबर मिल जाएगा म्यू नॉट, और इस एन की जगह कैपिटल एन अपान में एल लिख लीजिए और आई। लेकिन अब यहां पर यह जान लीजिए जो कैपिटल एन है इस पूरी लंबी धारावाही प्रणालिका में कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है। ठीक है, हो गया सर। सीयूईटी एग्जाम में 12th में कितना परसेंट मार्क्स चाहिए बच्चों, 50% मार्क्स होना चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो किसी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इसके लिए आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त लोग, ये रिवीजन की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, 20 मिनट मेरे चले गए, 40 मिनट बचे हैं। आइए इसमें एक डेरिवेशन जो सुंदर सा है, 5 अंक आपको दिला सकता है, प्रश्न को समझते हुए हल करते हैं। टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र,
ठीक है। टारगेट बोर्ड का बुक कब आएगा बच्चों? टारगेट बोर्ड के लिए हम लोग जो है आपको बता रहे हैं, है ना, हम लोग ब्रह्मास्त्र आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, ब्रह्मास्त्र। और ये ब्रह्मास्त्र क्या होगा? क्वेश्चन बैंक होगा। एक तरह से क्या होगा? क्वेश्चन बैंक होगा, जो कि आपका क्या होगा? क्रैश कोर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसी में होंगे। और ये ब्रह्मास्त्र बुक जो है वो आपको अगस्त लास्ट में आएगा। ठीक है, और अगस्त नहीं, सितंबर में आएगा, सितंबर में। क्योंकि अभी अगर आप ब्रह्मास्त्र, क्वेश्चन बैंक इनसे पढ़ाई कर रहे हो तो बच्चों निश्चित रूप से आप 70-75% वाले प्रश्नों को पढ़ रहे हो, मतलब 70-75% अंक ला सकने वाले प्रश्नों को पढ़ रहे हो। अगर आपको 100% अंक अर्थात 95% या 90% से ज्यादा अंक लाना है तो विस्तृत आराम से अभी थ्योरी को पढ़ने की जरूरत है, ना कि केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की जरूरत तब है जब आप चैप्टर की थ्योरी खत्म कर लो, न्यूमेरिकल खत्म कर लो, तो प्रैक्टिस के लिए आप ऑब्जेक्टिव लगाओ, सब्जेक्टिव लगाओ उनको। अगर इस विधि से आप तैयारी अभी करोगे तो लंबे समय तक टिक पाओगे, अन्यथा की स्थिति में आप सिर्फ क्वेश्चंस की भाषा अगर थोड़ी सी भी पलट करके एग्जाम में रख दी तो आप बिना थ्योरी पढ़े वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, फिर बाद में कहोगे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए इस समय को ध्यान में रखें। ठीक है, सितंबर में बच्चों आपकी बुक आएगी, लास्ट सितंबर तक, क्योंकि अक्टूबर में आपका क्रैश कोर्स शुरू होगा। अक्टूबर लास्ट मतलब नवंबर में ही लगभग क्रैश कोर्स शुरू होगा, क्योंकि जो क्रैश कोर्स होता है वो 60 दिन का होगा, 60 से 70 दिन का क्रैश कोर्स होगा। चलो अब बच्चों बात करते हैं हम लोग टोरॉइड के कारण। अब प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, रोज रोज प्रश्न समझाने की जरूरत नहीं है, समझ सकते हो मैं बोल रहा हूं। प्रश्न बच्चों इस प्रकार आएगा कि एम्पियर के नियम की सहायता से किसी टोरॉइड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, या टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सीधे सीधे टोरॉइड के कारण, टोराइड बोलते हैं। ठीक है, टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कितने बच्चे लिख लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, इसको ज्ञात करना बहुत आसान है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, लिख लीजिए। बहुत साधारण और मजेदार है। सबसे पहले प्रश्न ये उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये टोरॉइड है क्या? सबसे पहला प्रश्न आपका यही है कि गुरुजी ये टोरॉइड होता क्या है? ठीक है, क्रैश। सर टोरॉइड क्या है ना? अच्छा सुनिए अब, तो टोरॉइड क्या है? टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान सब कुछ समझते हैं, तो बताते हैं भैया टोरॉइड क्या होता है। सबसे पहली जरूरी चीज, टोरॉइड होता है कि लंबी धारावाही प्रणालिका को वृत्ताकार मोड़ने पर बनी आकृति को टोरॉइड कहते हैं। बड़ा सिंपल सी। अरे भाई आपके पास ये था बच्चों, ये लंबी धारावाही प्रणालिका थी, इसी को वृत्ताकार रूप में मोड़ देंगे तो उसे टोरॉइड कहते हैं। यहां पर मैं इस बात का जिक्र कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, इस बात को मैं लिख दे रहा हूं कि धारावाही प्रणालिका, ठीक है, लंबी धारावाही प्रणालिका को, लंबी धारावाही प्रणालिका को, लंबी धारावाही प्रणालिका को वृत्ताकार रूप में, लंबी धारावाही प्रणालिका को वृत्ताकार रूप में मोड़ने पर बनी आकृति को टोरॉइड कहते हैं। बनी आकृति को टोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टोराइड कहते हैं। टोराइड कहते हैं। कितना आसान है, ये तो परिभाषा याद रहेगी, लिखना भी पड़ेगा एग्जाम में। अगर आता है कि टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताइए, तो पहले आप टोरॉइड क्या है इसको आप समझाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, तो लंबी धारावाही प्रणालिका को वृत्ताकार रूप में मोड़ने पर बनी आकृति को टोरॉइड कहते हैं। अब टोरॉइड कैसे बनेगा ये चीज जानना बहुत जरूरी है सर। देखो भाई, दोस्त मेरे दोस्त, ये देखो, ये एक है वृत्त और एक दूसरा वृत्त और है। तुम हो जाओ, एक सेकंड भाई, तुम आ जाओ इधर, थोड़ा और नीचे। नहीं सही है, तुम थोड़ा छोटे हो जाओ।
देखो ये बच्चों लंबी धारावाही प्रणालिका है जिसे हम वृत्ताकार रूप में मोड़ दिए हैं। जिसे कैसे मोड़ दिए हैं भाई? वृत्ताकार रूप में मोड़ दिए हैं। ये वृत्ताकार लंबी धारावाही प्रणालिका थी। अभी सर कहां प्रणालिका जैसे लग रही, कहां वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है? देखो सुना दिखाते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों हमने क्या किया हुआ है, ढेर सारे फेरे लपेटे हुए हैं। ये यहां से मान लो ये यहां से एक मैंने बैटरी जोड़ रखी है, ठीक है, और यहां तक है। ये जो है ये देखो ये ढेर सारे बच्चों क्या है? फेरे हैं। ये ढेर सारे फेरे लपेटे हुए हैं, ढेर सारे फेरे लपेटे हुए हैं। देख लो, अब थोड़ा तो टाइम लगेगा भाई चित्र बनाने में। अब आप फिगर नहीं बनाओगे तो हम तो बनाएंगे ना, हमको तो समझाना है ना। अगर हम बना बनाया ले आते तो अच्छा। देखो एक चीज क्या होता है, पैनल पीडीएफ में अगर कोई टीचर या कोई भी अगर ये ऐसा कर रहा है तो वो तो गलती कर रहा है। क्यों? उसका बड़ा रीजन ये है कि अगर हम आपके सामने चित्र बना के नहीं समझाएंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि इस फिगर को हम एग्जाम में अपने कैसे बनाएंगे? है बड़ी बात की नहीं? अगर जो टीचर ऐसा करता है कि टीचर बना बनाया फिगर ले आएगा तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हम जब चित्र बनाएंगे तो शुरुआत कहां से करेंगे? इसलिए बच्चों फिगर मैं आपके सामने बनाता हूं। भाई आपको बोर्ड एग्जाम की नहीं तैयारी करवा रहे हैं हम, आपको सिर्फ टाइम पास थोड़ी करा रहे हैं, आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। ये हो गया बच्चों, ये इस प्रकार से टोरॉइड बन गया है। ये प्लस माइनस करंट फ्लो हो रही है आई एम्पियर की। चलो अब इस टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो कहां कहां करेंगे वो भी आपको बता देंगे। टोरॉइड के भीतर भी करेंगे, टोरॉइड के बाहर भी करेंगे, टोरॉइड के इसमें भी करेंगे। जैसे बच्चों यहां पर भी हम लोग करेंगे। हम लोग टोरॉइड के हम लोग बच्चों जो है ना टोरॉइड के केंद्र पे भी करेंगे, ये अक्ष पर भी करेंगे। कहां पर बच्चों? ये टोरॉइड का अक्ष होगा। ये टोरॉइड का क्या होगा बच्चों? ये टोरॉइड का अक्ष होगा बीच में। टोरॉइड के अक्ष के किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का भी मान ज्ञात करेंगे। आइए पहले माना फलाना ढमाका लिख लेते हैं, फिर गणना करना शुरू करते हैं। माना 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 एक स्मॉल आर त्रिज्या का, है ना, वृत्ताकार रूप में टोरॉइड है, या ऐसे लिख सकते हो माना एक टोरॉइड जिसके माना एक टोरॉइड है जिसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, जिसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या 7 है। फेरों की संख्या स्मॉल n है। कितनी है? स्मॉल n है। फेरों की संख्या स्मॉल n है, ठीक है। प्रत्येक फेरे से प्रवाहित धारा I है। प्रत्येक फेरे से प्रवाहित धारा, प्रत्येक फेरे से प्रवाहित धारा कितनी है बच्चा पार्टी? प्रत्येक फेरे से प्रवाहित धारा I है। प्रत्येक फेरे से प्रवाहित धारा I है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रत्येक फेरे से प्रवाहित धारा I है। बहुत अच्छा लगा। ठीक है। टोरॉइड की त्रिज्या स्मॉल r है। टोरॉइड के अक्ष से, टोरॉइड के अक्ष पर या स्मॉल त्रिज्या मान सकते भी हैं और या फिर छोड़ भी सकते हैं। टोरॉइड के अक्ष के आधार पर त्रिज्या कितनी है? r है। ये भी लिख भी सकते हैं, या तो फिर मैं अभी इसको स्किप करके, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको बच्चों 3 जगह चुंबकीय क्षेत्र, एक टोरॉइड के भीतर, एक टोरॉइड के बाहर और एक टोरॉइड के अक्ष पर। तो इस वजह से मैं अभी जो है टोरॉइड के अक्ष की चर्चा ही नहीं करता हूं, क्योंकि आपको 3 जगह चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अभी इतनी बात केवल लिख दो टोरॉइड की, कि माना एक टोरॉइड है जिसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, प्रत्येक फेरे से प्रवाहित धारा स्मॉल I है। बस इतनी बात लिख दो, इसके अलावा कोई बात अभी आपको नहीं करनी है। अब इसे बच्चों, अब इसे आइए हल करना शुरू करते हैं। बहुत आसान है ये डेरिवेशन, सबसे ज्यादा आसान होने वाला है इस पूरे चैप्टर के लिए, सबसे ज्यादा। सबसे पहली गणना हम लोग करेंगे टोरॉइड के बाहर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, पहला पॉइंट होगा बच्चों टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड अभी लिखो मत, टोरॉइड के बाहर,
टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि नहीं होता है ये तो आप लोगों को भी पता है, लेकिन आपको एम्पियर के परिपथी नियम से संबंधित बताना है, इसलिए बच्चों ध्यान रखना, आपको गणना करके बताना होगा। टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, बच्चा पार्टी एक चीज गौर करना, ये डेरिवेशन मैंने आपको टोरॉइड की परिभाषा समझाई और इस परिभाषा को आपने लिख भी लिया होगा अच्छे से, कोई बात नहीं। यहां पर ये बच्चों बहुत बढ़िया डिफिनेशन थी। अब आपको मैं बताता हूं कि टोरॉइड के बाहर कहीं पर भी, मान लो इस बिंदु पर आप कोई टोरॉइड के बाहर ये कोई बिंदु लिए, ये टोरॉइड के बाहर जो कोई बिंदु है इसका नाम है पी, ठीक है। टोरॉइड के बाहर कोई बिंदु पी है, इस जगह पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा ये बताना है, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना होगा। अब ये पढ़ रहे हो प्यारे बच्चों एम्पियर का परिपथी नियम, यस और नो। आपके दिमाग में एक बात जरूर आनी चाहिए कि जैसे गॉस के नियम में भी हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते थे जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते थे, वैसे ही एम्पियर का परिपथी नियम लगाने के लिए उस बिंदु से जाने वाले एक एम्पियर लूप की कल्पना करेंगे, दैट्स इट। यही बताया है आपको, समझ रहे हैं? तो एम्पियर लूप की कल्पना करेंगे यहां से जाने वाले, तो इसलिए प्यारे बच्चों इस बिंदु से जाने वाले एक एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। गजब सर, वाओ, फैंटास्टिक, फेबुलस, गजब सर, आपकी आर्ट बहुत बढ़िया है। अरे क्या करें, तुम लोग बोलोगे नहीं, हम अपने मन से अपनी तारीफ कर ले रहे हैं, अपने मन से अपनी तारीफ कर लेते हैं भाई, क्या करें। ये देखो अरे सर कैसा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, आपकी आर्ट बड़ी गंदी है, छी छी, आपकी आर्ट बहुत गंदी है सर। इतना इससे अच्छा तो मेरे सर क्लास का जो मेरा छोटा भाई है जो कि सेकंड क्लास में पढ़ता है वो बना देगा ठीक है। इस बिंदु से जाने वाले एक एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं, लेकिन इस टोरॉइड के केंद्र के संकेंद्रीय लूप बनाते हैं। अर्थात बच्चों ये जो होगा ये, अर्थात इसका केंद्र मान लो यहां पर है, ये समझना दोस्त, ब्रो इधर देखने का, इसका ये केंद्र है बच्चों, ये केंद्र है इसका ओ, ठीक है, ये केंद्र ओ है, और इस केंद्र ओ से इस बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है। इसकी त्रिज्या मैं बच्चों मान लेता हूं R1 है, इसकी त्रिज्या कितनी मान लेता हूं, R1 मान लेता हूं। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत, टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने, बिंदु पी से R1 त्रिज्या का, कोई दिक्कत नहीं। यहां ये गणना चीज सीधे सीधे लिख देंगे, इस चित्र को थोड़ा सा समझना, फिर सारी गणना बताते हैं, सारी चीज बताते हैं, कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं। थोड़ा सा लिखने वाला काम ही ज्यादा होता है, और लिखने वाला काम अगर आपको फिगर आता है समझ में, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आते हैं तो लिखोगे अपनी ही भाषा में, रट के मत जाना, रटंती विद्या अवंति नहीं, ठसंति भोजन पसंद नहीं, यहीं पर ही आपको लिखना सिखाया जाएगा, टाइप करके नहीं लिखना है, ऐसे लिखो। अब क्या लिखोगे, टोरॉइड के केंद्र ओ के संकेंद्रीय बिंदु पी के, टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो यहां पर लिख दो माना पहले आपने क्या किया, आपने यही तो किया कि टोरॉइड के बाहर एक बिंदु पी की कल्पना की, तो टोरॉइड के बाहर एक बिंदु पी है, तो वही माना फलाना रमा का लिखो कि माना टोरॉइड के बाहर, हम कुछ अलग नहीं करेंगे, जो करेंगे आपके सामने करेंगे, कोई मेरे पास जादू नहीं है, जो आपके करेंगे सामने यहां पे दिख रहा है जो वही सब कुछ होने वाला है। तो माना टोरॉइड के बाहर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है, टोरॉइड के बाहर एक बिंदु पी है, बिंदु पी से जाने वाले एम्पियर लूप की आपको कल्पना करनी है। तो यहां पर लिखेंगे कि टोरॉइड के केंद्र ओ के संकेंद्रीय, टोरॉइड का केंद्र हमने माना है ओ है, और इसके केंद्र के ओ के संकेंद्रीय, अर्थात बच्चों जिसका केंद्र ये ओ है, केंद्र ना बदले, इसी केंद्र को ही आपको केंद्र मानना है, और तब ये इतनी त्रिज्या का लूप बनाना है। तो यहां पर लिखेंगे कि टोरॉइड के केंद्र ओ के संकेंद्रीय R1 त्रिज्या का, ठीक है, बिंदु पी से जाने वाले एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। ये कल्पना हमने की है, बस जाने वाले एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं, एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं, ये बात लिखनी पड़ेगी, बस कल्पना करते हैं, हो गई बात, बहुत शानदार सी बात हो गई, लिख दी गई भाई, हो गया काम। अब देखो लूप से बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनो, एम्पियर के परिपथीय नियम से बोलो, एम्पियर का परिपथीय नियम लगा दो। अब एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है दोस्त, देखो तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है, तुम मेरे सबसे खतरनाक व सबसे होशियार दोस्त हो, ठीक है, तुम्ही को बोल रहा हूं, खुश मत हो, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हो दोस्त, ठीक है।
एम्पियर का परिपथी नियम लगता इस जगह पे है। एम्पियर सर ने कहा था कि अगर कोई बंद पृष्ठ का एम्पियर लूप का समाकलन करें, चुंबकीय क्षेत्र B डॉट dl हो, तो ये जो होता है उस लूप से बद्ध कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये कहा था, ये ऐसे, यही स्टेटमेंट था ना उनका। अर्थात बच्चों यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B है, dl उस सूक्ष्म खंड की लंबाई है कोई, और म्यू नॉट आई नॉट, मतलब dl क्या है, लूप की सूक्ष्म खंड की लंबाई है, और आई नॉट उस लूप से बद्ध घिरी कुल धारा है, म्यू नॉट गुना होता है। ये तो कॉन्सेप्ट था उनका एम्पियर का परिपथी नियम का। हमें यहां पर B चाहिए, क्या चाहिए, B। तो इसको ज्ञात करने के लिए जरा इस एम्पियर लूप जो बाहर हमने बनाया है बिंदु P से जाने वाला एम्पियर लूप, इससे घिरी कुल धारा कितनी है, इस बाहरी लूप से घिरी कुल धारा। तो यहां पर लिखेंगे बिंदु P से जाने वाले लूप से बद्ध या लूप से घिरी कुल धारा। ठीक है, बताओ, आप बताओ, मैं नहीं बताने वाला। तुम सोच रहे होगे सर बताएंगे क्या, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बताओ। हमें चुंबकीय क्षेत्र का B का मान चाहिए, तो बिंदु P से जाने वाले लूप से घिरी कुल धारा आई नॉट बराबर, जल्दी बताओ, इस लूप से घिरी कुल धारा आई नॉट, कुल धारा आई नॉट को लिखे वो कितनी है। तो बच्चों मैं बताऊं कितनी है, धारा का मान 0 है। एक बच्चा लिख रहा है, बॉस जी धारा का मान 0 है, क्यों, अच्छा 0 है, इसको भी बताऊं। बच्चों लूप में प्रत्येक में एक बार धारा भीतर प्रवेश कर रही है, फिर धारा बाहर की ओर आ रही है, फिर धारा भीतर की ओर प्रवेश कर रही है, फिर धारा बाहर की ओर आ रही है, फिर धारा भीतर की ओर प्रवेश कर रही है, फिर धारा बाहर की ओर आ रही है, फिर धारा भीतर की ओर प्रवेश कर रही है, फिर धारा बाहर की ओर आ रही है, फिर धारा भीतर की ओर प्रवेश कर रही, फिर धारा बाहर की ओर आ रही। मतलब प्यारे बच्चों एक पूरे लूप का पूरा टोरॉइड जो है, नेट धारा जो होगी, भीतर प्रवेश करने वाली धारा ऋणात्मक, बाहर प्रवेश आने वाली धारा धनात्मक, और इस प्रकार से बच्चों सभी धाराओं का कुल योग 0 हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक फेरे की धारा को जब हम ऐड करेंगे तो बच्चों कुल धारा जो होगी वो 0 हो जाएगी। अर्थात आई बच्चों अगर हम क्रॉस और प्लस में आई डॉट ये बच्चों निकालें, ठीक है, बात समझ रहे हो, कुल धारा बच्चों जितनी धारा प्रवेश कर रही है उतनी ही धारा बाहर आ रही है, बात समझ कर रहे हो। आई जो बच्चों इन कर रही है, ठीक है, माइनस आई आउट, टोटल धारा भैया उतनी ही धारा इन कर रही है फेरे में, और फिर जब फेरे से बाहर आ रही है उतनी धारा आउट कर रही है। टोटल धारा को जब हम आउट करेंगे, एम्पियर के लूप में यही सिखाया गया कि भैया ये एम्पियर लूप है और इसके भीतर एक धारा जा रही है, एक धारा बाहर आ रही है। अगर कुल धारा निकालेंगे, I1 धारा या I2 धारा है, तो हम अगर कुल धारा निकालेंगे, आई नेट वैल्यू निकालेंगे, तो आई नेट जो वैल्यू होगी वो I1 माइनस I2, एक धारा को पॉजिटिव लोगे, एक धारा को नेगेटिव। अगर मान लो I3 धारा भी ऐसे बाहर की ओर है, अर्थात बाहर वाले को हमने प्लस लिया है, ये I3 धारा है तो प्लस का I3 लेंगे, बाहर आने वाली धारा को प्लस ले लिया, भीतर जाने वाली धारा को ऋणात्मक ले लिया। उल्टा भी कर सकते हो, भीतर जाने वाली धारा को ऋणात्मक न लेकर के धनात्मक ले सकते हो, बाहर आने वाली धारा को ऋणात्मक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस चेंज हो जाएंगे मान, वही चीज है बच्चों। लेकिन यहाँ 3 नहीं, यहां पे 3 नहीं है, बल्कि जितने फेरे में धारा भीतर जा रही है उतने ही फेरों से धारा बाहर आ रही है, दैट्स इट। यहां पे आई नॉट जो होगा कुल धारा का मान 0 होगा। देन वी हैव फाइंड आउट इन दिस लाइन वैल्यू b इज इक्वल टू 0। अरे सर इतना समझाने के लिए आप इतनी देर बड़ लगे हुए थे, आपको इतना ही एनर्जी खर्च करने की जरूरत क्या थी, हम लोग समझ गए थे। जितनी धारा अंदर प्रवेश कर रही उतनी धारा बाहर आ रही। आई नॉट जो टोटल वैल्यू है b स्क्वायर, अरे भैया यहां रखोगे आई नॉट की वैल्यू 0, b इक्वल टू 0 आएगा, समझ में आया। किसी से गुस्सा नहीं है भैया, किसी से गुस्सा भी हम होते हैं क्या कभी, अरे यार तुम लोग मेरा दिल तोड़ देते हो। अब बताओ ये समझ में आ गया। इसी प्रकार बच्चों टोरॉइड के भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। आओ अब ज्यादा देर ना करो, नहीं तो समय हो जाता है रोज एक ही डेरिवेशन को समझाने में। खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, डोंट केयर, मुझे बस पढ़ाना है, बस मुझे तो अच्छे से मजे से अपना मजे लेकर के क्लास लेनी है, ये सब मैं ज्यादा नहीं सोचता। दूसरा बिंदु बच्चों हम करेंगे क्या, टोरॉइड के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। टोरॉइड द्वारा घिरे क्षेत्र, टोरॉइड द्वारा घिरा क्षेत्र ये है, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर लिखेंगे टोरॉइड द्वारा घिरे क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र यहां पर ज्ञात करेंगे। बहुत आसान, एक बार समझा दिया ना बच्चों ये वाला, तो दूसरा कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो माना फलाना ढमाका वही करना है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर फिर वही काम है, टोरॉइड के भीतर ज्ञात करना है। अरे कहीं पर भी ले लो बबुआ, यहां पर ले लें, कहां पर लें यार तुम लोग बताओ,
कहाँ पे ले लीजिए, ऐसे कैसे बताओ सर वहां पर ले लो, कैसे बताओगे आप? तो नहीं बता सकते। मैं मान लेता हूं आपके दिल की बात समझ जरूर रहा हूं, मैं आपके दिल की बात समझ जरूर रहा हूं, इतना मैं जरूर कहूंगा। मैं यहां पर बच्चों ले लेता हूं, कहां पर, मान लो यहां पर, ठीक है। ये कोई बिंदु ये पी था ना, ये क्यू है? अरे भैया बताओ, ये क्यू मान ले, बिंदु क्यू पर टोरॉइड के भीतर कोई बिंदु क्यू है, लाजवाब। और इस बिंदु क्यू से जाने वाले एक एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। अरे सर इतना पहले बताते, हमको काहे लिए इतना काम करवाते हो आप, बताओ। इस बिंदु क्यू से जाने वाले एक एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं, जिसकी त्रिज्या जो है वो R2 है। कितनी है? R2 है। आप गणना कर लेते हैं, आओ इसको भी गणना कर लेते हैं। माना टोराइड द्वारा घिरे क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु क्यू पर, कितना क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए आप क्या करने जा रहे हो? इसके लिए आपने एक एम्पियर लूप की कल्पना की है, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, मतलब इसके लिए बिंदु क्यू से जाने वाले केंद्र O के संकेंद्रीय R2 त्रिज्या के सारी बात लिखेंगे R2 त्रिज्या के एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। भैया एम्पियर का प्रति नियम लगा रहे हो तो ये काम करना ही पड़ेगा। एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। हो गया डेरिवेशन। लूप से बद्ध कुल धारा, हो गया डेरिवेशन। इतना आसान है कि पूछो ना यार, तुम लोग घबरा जाते हो। लूप से घिरी कुल धारा, भैया एम्पियर का प्रति नियम लगाओगे तो उसके लिए तो चाहिए लूप से घिरी कुल धारा, है ना। अच्छा पहले एम्पियर का प्रति नियम लिख दो ना, क्यों? पहले एम्पियर का प्रति नियम लिख दो यहां पर कि एम्पियर के प्रति नियम आप लगाने जा रहे हो, तो एम्पियर के नियम से आप कह रहे हो चुंबकीय क्षेत्र चाहते हो, मतलब B का मान चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास नियम है कि B.dl और समाकलन बद्ध इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट। तो चलो यहां पर आई नॉट कुल धारा कितनी, लूप से घिरी कुल धारा आई नॉट का मान जो है बच्चों वो कितना है। आपको बता दें इस लूप से घिरी कुल धारा कुछ है ही नहीं, पहले से ही कुछ धारा नहीं है, पहले से ही इसके भीतर कुछ भी नहीं है। तो धारा जो है टोटल वो कितनी होगी? 0। कुल धारा कितनी? 0। अरे भैया पहले से कोई फेरा ही नहीं है, बेचारे की जिंदगी में जो है कोई फेरा नहीं है, इस छोटे से लूप के जिंदगी में कोई फेरा नहीं है। तो कितना है? 0। यहां तो चलो जितना फेरा था उतना, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव था, तो बेचारे का फिर भी ओवरऑल चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया। यहां तो फेरा नाम की कोई चीजें नहीं है, तो यहां पर कोई धारा है नहीं। अरे लूप के भीतर देखो, इस लूप के भीतर यहां तक कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, यहां तक कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, अर्थात यहां पर बच्चों आई नॉट की वैल्यू 0, तो आई नॉट की वैल्यू 0 रख दीजिए। सिंपल सी बात है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। बी बराबर वैल्यू क्या मिलेगी? 0। बोलो। अर्थात बच्चों लूप के बाहर भी, लूप के भीतर भी, टोराइड के बाहर और टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। यह है टोराइड के बाहर, है ना, टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र था 0, टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, और यह है बच्चों टोराइड के भीतर। यह क्या है? टोराइड द्वारा घिरे क्षेत्र में। यह है टोराइड द्वारा घिरे क्षेत्र में, टोराइड द्वारा घिरे क्षेत्र में भी B बराबर 0 है। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों बातें ही आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बच्चा पार्टी जो हम लोग ज्ञात करेंगे वो टोरॉइड के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा पॉइंट, टोराइड के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अब इस डेरिवेशन को करना है। ये सर कहां पर कैसे करना है? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें भी बड़ा आसान है बच्चों। टोरॉइड के भीतर अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर यहां पर ले लो कोई बिंदु, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये कैपिटल R ले लिए, ठीक है, कैपिटल R। और ये जो है बच्चों ये स्मॉल r त्रिज्या का अक्ष से खींचा गया क्या है?
स्मॉल आर त्रिज्या का लूप है, अक्ष से जाने वाला स्मॉल आर त्रिज्या का एक लूप बनाते हैं, ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या का। अब इसमें अब बच्चों देखो, लूप में चाहे जब अंदर साइड का लोगे तो केवल एक ही धारा है, ऊपर वाले फेरे की गणना नहीं है, नीचे वाले ही फेरे हैं, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा ही होगा। आइए, बहुत आसान हो गया, समझ में आ गया होगा कि चित्र में क्या इसके भीतर ये अक्ष है बच्चों, प्रणालिका के एकदम मिड पॉइंट से जाने वाला ये अक्ष है, और अक्ष आर त्रिज्या का क्या करते हैं, अक्ष से जाने वाले एक एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। तो यहां पर हम इस बात को लिखते हैं, टोरॉइड के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए गणना शुरू करते हैं, माना फलाना ढमाका लिखना, कि माना टोरॉइड के अक्ष पर, टोरॉइड के अक्ष पर एक बिंदु कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, कैपिटल बिंदु आर से जाने वाले, बिंदु कैपिटल आर से जाने वाले टोरॉइड के अक्ष के संकेंद्रीय, टोरॉइड के अक्ष जो भी है उसी के संकेंद्रीय, टोरॉइड के अक्ष के संकेंद्रीय स्मॉल आर त्रिज्या के एम्पियर लूप की, स्मॉल आर त्रिज्या के एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं, एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं, एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं, ठीक है। ये बच्चों एम्पियर लूप ही होगा, ये जो अक्ष बना हुआ है टोरॉइड का, ये एम्पियर लूप ही बना हुआ है। तो एम्पियर लूप की अक्ष की कल्पना हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को जो एम्पियर का नियम है, यहां पर एम्पियर के नियम से, अगर एम्पियर का परिपथीय नियम हम यहां पर देखें तो बहुत सिंपल है। एम्पियर के नियम से बच्चों, एम्पियर के नियम से रटना मत, कॉन्सेप्ट को समझना। एम्पियर का नियम कहता है बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई नॉट। आई नॉट का मतलब यहां पर कुल धारा से है, आई नॉट मतलब कुल धारा, उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान है, बस ये जान लो। आई नेट कहीं पर लिखा जाता है, कहीं पर आई नॉट लिखा जाता है, तो प्लीज इससे मत घबराइए। रट रहे हो, कहीं पर आई जीरो लिखा हुआ है, सर ये आई जीरो क्यों लिखा आपने, आई नेट क्यों नहीं लिखा, ये सब चीज जो बताना है वो बहुत अलग है। यहां पर बच्चों कुल धारा जीरो नहीं है, क्यों नहीं है? ये आधे लूप से बच्चों भीतर की ओर ही केवल कुल धारा ली जा रही है, और एक ही दिशा में कुल धारा है, बाहर की ओर धारा जो है वो बाहर है। लूप के भीतर जो है, लूप के भीतर एक ही दिशा में धारा है, और उसमें धारा का मान हम निकाल सकते हैं। कुल धारा का मान कैसे होगा, ध्यान से सुनो, मैंने पहले ही लिखा कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी लिखी, स्मॉल एन से ना, तो यहां पर लिख देंगे एन फेरों में प्रवाहित धारा, एन फेरों में प्रवाहित धारा, कितनी, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, तो एकांक लंबाई में प्रवाहित धारा या एकांक लंबाई में फेरों की संख्या में प्रवाहित धारा कुल कितनी हो जाएगी, एन आई, ठीक है। एन फेरों में प्रवाहित धारा एकांक लंबाई के, यहां पर लिख दे रहा हूं एकांक लंबाई के, एकांक लंबाई, पूरी लंबाई नहीं, एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई के शब्द यूज करता हूं बच्चों। एकांक, पूरी टोरॉइड की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन पहले मैंने मानी है, माना फलाना ढमाका में, तो एकांक लंबाई के एन फेरों में प्रवाहित धारा एन आई, ठीक है। तो टोरॉइड की कुल लंबाई, टोरॉइड की कुल लंबाई, ब्रैकेट में मतलब लंबाई का मतलब क्या होगा, टोरॉइड यहां कोई परिनालिका थोड़ी है लंबी लंबी, वृत्ताकार रूप में है तो परिधि होगी, परिधि मतलब कुल लंबाई एल बराबर बच्चों 2 पाई, और कितनी, लूप वाली त्रिज्या आर, 2 पाई आर, कुल लंबाई। तो टोरॉइड की कुल लंबाई एल बराबर 2 पाई आर में प्रवाहित कुल धारा, में प्रवाहित बच्चों कुल धारा बराबर कितना होगा, कुल धारा आई नॉट का जो टोटल मान होगा बच्चों वो देखो 2 पाई आर से इसका गुणा हो जाएगा, क्योंकि एकांक लंबाई में प्रवाहित धारा एन आई, तो टोटल लंबाई में प्रवाहित कुल धारा हो जाएगी एन आई इंटू का बच्चों 2 पाई आर, तो इंटू ना लगाओ, सीधे लिख दो 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये हो गया। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से तब बच्चों ये जो समाकलन है बी डॉट डी एल बराबर में म्यू नॉट आई नॉट, बच्चों यहां पर जो डीएल होगा लूप के लिए, एक छोटा सा खंड क्या है, डीएल है, एक छोटा सा पार्ट डीएल लिया गया, पूरा पार्ट क्या होगा, लंबाई
2 पाई आर होगा। अर्थात बच्चों यहां पर जो हम गणना कर रहे हैं, यहां पर b तो बाहर हो जाएगा, लेकिन समाकलन dl बराबर क्या, म्यू नॉट आई नॉट। यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां जो समाकलन dl का मान होगा वो l, और l का मतलब टोराइड की परिधि, टोराइड की कुल लंबाई, टोराइड की परिधि का मान होगा। परिधि बच्चों कितना होगा, 2 पाई आर। परिधि का मान कितना होगा, 2 पाई आर होगा। तो ये जो b इंटू समाकलन dl का मान कितना होगा, 2 पाई आर बराबर में ये बच्चों होगा म्यू नॉट इंटू का आई नॉट की टोटल वैल्यू कितनी है, आई नॉट की टोटल वैल्यू है एन आई 2 पाई आर। यहां पर बच्चों देखोगे कि 2 पाई आर से 2 पाई आर बर्बाद हो गया है। यहां पर आपको मिलेगा b बराबर में म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई हो गया बच्चों, म्यू नॉट एन आई। ये टोरॉइड के भीतर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, टोरॉइड के भीतर अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। ये बच्चों डेरिवेशन हो गया। क्लियर है? ठीक है, समझ गए? क्लियर है? अब तो किसी को कोई दिक्कत? सबसे आसान डेरिवेशन ये था, सबसे आसान डेरिवेशन यही था। क्लियर? सबसे आसान डेरिवेशन ये था। कल तो ये डेरिवेशन फिर भी 2-4 स्टेप में था। इसमें देख लो, बाहर चुंबकीय क्षेत्र टोरॉइड के कितना आया, बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 आया, भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 आया, क्योंकि टोटल आई नॉट, टोटल धारा 0। लेकिन भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, क्यों है? क्योंकि एक ही फेरा जो है वो बच्चों दोबारा फेरा वहां से प्रवेश नहीं कर रहा है, दूसरा फेरा फिर उसी दिशा में आ रहा है। अगर आप चित्र में जाओगे तो इस अक्ष के भीतर जितनी भी धारा है बच्चों वो एक ही दिशा की धारा है, एक ही दिशा की धारा है। बाहरी वाली दिशा नहीं आ रही तो प्लस माइनस होगा ही नहीं, या तो माइनस 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 पूरी धारा जुड़ेगी, या प्लस प्लस प्लस, मतलब टोटल धारा जुड़ करके मान आएगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र होगा ही होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा इसके भीतर, टोटल इस वाली त्रिज्या आर त्रिज्या के भीतर यहां से, तो वो बच्चों हमने ज्ञात कर लिया है, उसकी वैल्यू ये है, यही चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। अगर कुल धारा और निकालनी हो तो n बराबर क्या हो सकता है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n बराबर है, तो कुल फेरों की संख्या जो है बच्चों वो कैपिटल N बराबर क्या होगा पता, स्मॉल n इंटू 2 पाई आर। बात समझ रहे हो? कुल फेरों की जो संख्या होगी बच्चों, कुल फेरों की संख्या कैपिटल N बराबर जो होगा वो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n, और पूरी लंबाई कितनी, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपान में 2 पाई आर भी हो सकता है। अगर ये वैल्यू यहां पर रख दो तो b बराबर ये वैल्यू भी मिल जाएगी, म्यू नॉट इंटू स्मॉल n की जगह कैपिटल N आई बटे में 2 पाई आर, ये हो जाएगा। इस प्रकार से इसका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आप लोगों को अब पढ़ाएंगे चुंबकीय बल और लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इन पर चर्चा होगी। तो चुंबकीय बल की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात करने का नियम लिखवा देंगे, अभी लिखा नहीं होगा आपने, लिखवा देंगे। मिलते हैं कल की क्लास पे, तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।